हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बायोलॉजी का एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है नर्वस सिस्टम। देखिए, नर्वस सिस्टम को समझने से पहले हम पहले देखते हैं सिस्टम क्या है। सिस्टम क्या है? सिस्टम किसी एक चीज से नहीं बनता है। कई चीजों के या कई लोगों के मिलने से एक सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का, नर्व्स का जाल बिछा हुआ है और उन्हीं जालों के, उन्हीं नर्व्स के, उन्हीं न्यूरॉन्स के आपस में मिलने से एक सिस्टम का निर्माण हुआ जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसीलिए जो नर्वस सिस्टम की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वह क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। जब कई सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं तो मिल करके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें तो क्या हो जाएगी? न्यूरॉन्स होगी। देखिए, ये जो नर्वस सिस्टम है हमारे पूरे शरीर से या शरीर के सारे अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करता है और ब्रेन तक ले जाता है और ब्रेन से सूचनाओं को पूरे शरीर तक लेके आता है। अगर हम बात करें सूचनाओं के लेन और देन की, आदान और प्रदान की, तो हमारे शरीर में दो ऐसे सिस्टम हैं, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। यह नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पूरे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात कम्युनिकेशन का काम करते हैं। इसलिए दोनों सिस्टमों के सम्मिलित रूप को हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। और चूंकि इनका काम कम्युनिकेशन का होता है, पूरे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इसलिए इस सिस्टम को इंटीग्रेटिव सिस्टम भी कहते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम ये क्या करते हैं? हमारे शरीर के सारे अंगों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात कम्युनिकेशन का काम करते हैं। इसलिए इसके काम को या इस सिस्टम को इंटीग्रेटिव सिस्टम भी कहते हैं। तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को एक और नाम से जानते हैं जिसे इंटीग्रेटिव सिस्टम। और यहां पे इंटीग्रेटिव का अर्थ होता है कम्युनिकेशन। तो इस सिस्टम को हम इंटीग्रेटिव सिस्टम या कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अब यहां पे बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही प्रकार के सिस्टम हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के मिले हुए रूप को हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं या इसे इंटीग्रेटिव सिस्टम भी कहते हैं। और इंटीग्रेटिव का अर्थ होता है कम्युनिकेशन, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि यह हमारे पूरे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब हमने ये आपको बताया कि जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन्स होती हैं। नर्वस सिस्टम की इकाई न्यूरॉन्स होती हैं। और नर्वस सिस्टम की जो ओरिजिन है, पूछा जाता है प्रश्न कि नर्वस सिस्टम की ओरिजिन क्या है, तो नर्वस सिस्टम की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। क्या होती है? एक्टोडर्मल। देखिए, जो नर्वस सिस्टम है यह केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है। यह प्लांट सेल में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है, केवल एनिमल सेल में नर्वस सिस्टम पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। लेकिन दो ऐसे लोअर एनिमल हैं,
एक प्रोटोजोआ और दूसरा पोरीफेरा। दो ऐसे भी एनिमल हैं जिनमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो कौन है? पहला है प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो जब अभी हमने कहा कि सारे एनिमल में नर्वस सिस्टम पाया जाता है, लेकिन फिर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। अब पोरीफेरा के बाद जो विकास के क्रम में अगले जंतु का निर्माण होता है उसका नाम है सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा में सबसे प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम, यहीं से नर्वस सिस्टम का निर्माण हुआ। तो सबसे पुराना, भाई जो सबसे पहले बना वही सबसे पुराना है। तो सबसे प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम कहाँ पाया जाता है? सिलेंट्रेटा में। तो प्रश्न पूछा जाता है प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम कहाँ पाया जाता है? सिलेंट्रेटा में। और अर्थात सिलेंट्रेटा में सबसे प्रिमिटिव अनपोलराइज्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो अब पूछा गया है कि अनपोलराइज्ड प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम कहाँ पाया जाता है? सिलेंट्रेटा के अंदर पाया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है यह 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अच्छा, इससे पहले भी देखिए एक प्रश्न भी याद आ गया। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है आपके नीट में, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में कि लैडर लाइक नर्वस सिस्टम कहाँ पाया जाता है? लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। तो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में। यह प्रश्न पूछा गया है कि आर्थ्रोपोडा के अंदर किस प्रकार का नर्वस सिस्टम पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा में लैडर लाइक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके टाइप की। जो नर्वस सिस्टम होता है वह 3 प्रकार का होता है। नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का होता है? तो नर्वस सिस्टम 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला हम बात करें तो इसे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पहला जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो तीसरा होता है वह होता है ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो पहला है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा है ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है ब्रेन, इसके अंदर हम 2 चीज का अध्ययन करेंगे, ब्रेन, और दूसरा अध्ययन करेंगे हम स्पाइनल कार्ड। ब्रेन भाई खोपड़ी का अध्ययन करेंगे और जो पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसका अध्ययन करेंगे। ये दोनों आता है CNS के अंदर। अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। तो पेरिफेरल का मतलब होता है जो चारों तरफ फैला हुआ है। तो इसमें हम बात करेंगे क्रैनियल नर्व की बात करेंगे, क्रैनियल नर्व की बात करेंगे और दूसरा हम करेंगे स्पाइनल नर्व। 2 प्रकार के नर्व हो गए, क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। अब हम तीसरी है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी हम 2 चीज अध्ययन करेंगे। एक हो गया सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक न्यूरॉन। अब देखिए ये सिंपैथेटिक से ही सुन लीजिए, सिंपैथी की बहुत ज्यादा रहती है। और अगला जो हम पढ़ेंगे उसका होगा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन। अब यहां पे हम CNS की बात करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपके CNS में हमको क्या पढ़ना है? CNS में हमको ब्रेन पढ़ना है।
तो पहले हम सीएनएस के विषय में थोड़ा सा जान ले। सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है एक खोखली संरचना होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक खोखली संरचना होती है और उसके जो ऊपर का जो भाग होता है वो मस्तिष्क का निर्माण करता है और जो नीचे का मस्तिष्क के नीचे वाला जो भाग होता है वह रीढ़ रज्जु का निर्माण करता है, जो हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी है। अब यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यह कई प्रकार के न्यूरॉन्स के आपस में मिलने से बनता है। यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वह एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन्स, इसका निर्माण जो होता है बहुत सारे न्यूरॉन्स के मिलने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। अब बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो प्रकार की जो खोखली जो ब्रेन है और जो ये रीढ़ की हड्डी है उसमें दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, मैटर पाया जाता है। एक जो है ग्रे मैटर है और एक है व्हाइट मैटर। हमारे सीएनएस की, अभी हम सीएनएस की बात कर रहे हैं, तो सीएनएस में दो प्रकार के मैटर होते हैं। एक होता है आपका ग्रे मैटर, एक है आपका ग्रे मैटर और दूसरा है आपका व्हाइट मैटर। अब देखिए ग्रे मैटर क्या है? जो न्यूरॉन्स होता है, आगे हम न्यूरॉन्स के विषय में डिस्क्रिप्टिव बताएंगे। तो न्यूरॉन्स में तीन संरचनाएं होती हैं, आपका सेल बॉडी या साइटॉन, एक्सॉन और टीलोडेंड्रिया। तो जो साइटॉन अर्थात सेल बॉडीज होती है, सेल बॉडीज से ही ग्रे मैटर की उत्पत्ति होती है, साइटॉन से। यानी कि ग्रे मैटर की उत्पत्ति कहां से होती है? साइटॉन या सेल बॉडीज से होती है। और जो व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर की जो उत्पत्ति होती है, व्हाइट मैटर की उत्पत्ति नर्व फाइबर से होती है। जो एक्सॉन के ऊपर जो मिलेनिन की शीट होती है, जो मिलेनिन की शीट होती है, वहीं से नर्व फाइबर से ही व्हाइट मैटर ये उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये हो गया आपका सीएनएस। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं ब्रेन। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है ब्रेन। ब्रेन क्या है भैया? पूरे शरीर का संचालक है ब्रेन। ब्रेन ही पूरे शरीर का संचालक है। अब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन को एक और नाम से जानते हैं। अब कहेंगे दिमाग, मस्तिष्क, नहीं, ब्रेन को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं एन्सेफ्लॉन। ब्रेन को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एन्सेफ्लॉन। और इसी ब्रेन में होने वाले रोग को हम एन्सेफ्लाइटिस कहते हैं। ब्रेन को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है एन्सेफ्लॉन और ब्रेन में होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं? एन्सेफलाइटिस कहते हैं। जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन एक बक्से में बंद होता है। भाई देखिए, पूरा सुपर पावर है, इसके पास पूरी शक्ति है, तो इसको सुरक्षा चाहिए ना। तो ये ब्रेन हमारा एक बक्से के अंदर पैक होता है। अब बक्सा लकड़ी का नहीं, ये हड्डी का जो बक्सा होता है, ये जो स्कल जो खोपड़ी होती है, ये खोपड़ी, इस भाग को हम क्रेनियम कहते हैं। ये जिससे पूरा ब्रेन हमारा ढका हुआ है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? क्रेनियम। तो हमारा ब्रेन किसके अंदर होता है? क्रेनियम के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? क्रेनियम के अंदर। अब बात करते हैं कि भाई देखो, इतना बड़ा भारी वजन लेके चल रहे हैं, तो हमारे ब्रेन का वजन कितना होता है कुछ पता है? अच्छा, इसके पहले भी एक चीज जान लें कि हमारे जो ब्रेन की जो उत्पत्ति है कैसी है? इक्टोडर्मल। जब हमारे नर्वस सिस्टम की उत्पत्ति इक्टोडर्मल है, तो हमारे ब्रेन की उत्पत्ति भी कैसी है भाई? इक्टोडर्मल है। कैसी है? इक्टोडर्मल। अब देखिए, जो ब्रेन है, हम वजन की बात कर रहे थे, तो हमारे ब्रेन का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। और देखिए, उसके साथ साथ हमारा ब्रेन जो होता है हालो होता है। क्या होता है? खोखला होता है। हमारा ब्रेन क्या होता है? हालो, खोखला। ना विश्वास हो तो थोड़ा फोड़ के देख लेना। तो हमारे ब्रेन का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। अब देखिए, 1400 ग्राम की बात करें तो मनुष्य का जिसका जितना वेट होता है, उस वेट का 2%, यानी वेट का 2%, अगर किसी का 60 किलो वजन है तो उसका 2%, यानी कि 1200 ग्राम के लगभग उसका वजन होगा। किसका? ब्रेन का। तो ये सामान्य पर्सन की बात की गई है। कोई कुपोषण से ग्रसित है तो उसकी बात अलग है। तो ब्रेन का वजन जो होता है 1400 ग्राम होता है और उसके कुल बॉडी वेट का
उसके कुल बॉडी वेट का कितना होता है 2%। तो अगर हम बात करें उसके बॉडी वेट की बात करें तो बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है 2% होता है, बॉडी वेट का 2%। और फिर इसके बाद अगर चूंकि ब्रेन किसका भाग है, सीएनएस का भाग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है, तो इस सीएनएस के कुल वेट का 98% इस सीएनएस के, यानी कि अगर हम बात करें सीएनएस की, तो सीएनएस के वेट के 98% अकेले ब्रेन का वजन होता है। तो सीएनएस का 98% और बॉडी वेट का 2% जो है ब्रेन का वजन होता है। अब इसके हम पोषण की बात करें, क्या क्या लेता है, तो हमारा देखिए, हमारा जो हार्ट होता है वो पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। तो हमारा हार्ट पूरे शरीर को जो ब्लड पंप करता है, उस पूरे पंप किए हुए ब्लड का 15 से 17% अकेले केवल ब्रेन लेता है। तो हमारा जो कार्डियक, इसको मिटा दे रहे हैं, जो कार्डियक आउटपुट होता है, जो कार्डियक आउटपुट का मतलब कि जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, उसका 15 से 17% अकेले कौन लेता है, ब्रेन लेता है। तो हम कह सकते हैं कार्डियक आउटपुट का 15 से 17% अकेले ब्लड कौन लेता है, ब्रेन लेता है। अब ऑक्सीजन की बात करें, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हम जितना सांस लेते हैं, सांस के माध्यम से जितना भी ऑक्सीजन लेते हैं, उस संपूर्ण ऑक्सीजन का 20% अकेले कौन लेता है, ब्रेन लेता है। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की बात करें तो 20% इकट्ठे जो है ये आपका ब्रेन ले लेता है। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, इसके पहले अभी हम बताएं कि हमारा जो ब्रेन है वह एक बक्से के अंदर पैक है, और इस जो हड्डी, जो बोन की हड्डी है, जिस बक्से के अंदर पैक है, उसे हमने क्या कहा था, क्रैनियम कहा था। और यह क्रैनियम जो है 8 प्रकार के बोन से मिलकर बनी होती है। तो कभी कभी पूछता है कि क्रैनियम का निर्माण कितने प्रकार की बोन से है, तो 8 प्रकार के। अभी आगे हम जब पढ़ाएंगे, बोन्स पढ़ाएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे जो क्रैनियम है उसमें 8 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। अब देखिए, ये जो क्रैनियम है, क्रैनियम के जस्ट नीचे और ब्रेन के ऊपर 3 लेयर की एक परत पाई जाती है। 3 परत की एक मोटी सी कवरिंग पाई जाती है, जिसे मेनिंजीज कहते हैं। तो हमारे ब्रेन के ऊपर हमारा ब्रेन जो ढका होता है क्रैनियम के अलावा 3 लेयर की एक सुरक्षात्मक आवरण से ढका होता है, जिस लेयर को हम क्या कहते हैं, मेनिंजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंजीज कहते हैं। और यह मेनिंजीज कितने लेयर का होता है, 3 लेयर का। यह मेनिंजीज कितने लेयर का होता है, 3 लेयर का, 3 लेयर का होता है। अब देखिए, जो पहला लेयर होता है, पहले लेयर को हम कहते हैं ड्यूरामीटर। जो सबसे ऊपर का जो परत होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूरामीटर कहते हैं। ब्रेन के ऊपर जो 3 परत का सुरक्षात्मक आवरण होता है, उसके सबसे ऊपर वाली परत को हम ड्यूरामीटर कहते हैं। उसके जो नीचे परत होती है उसे हम अरेक्नॉइड कहते हैं। जो उसके और नीचे परत होती है उसे हम पिया मीटर कहते हैं। सबसे ऊपर वाली परत को ड्यूरामीटर, सबसे उसके नीचे वाली परत को अरेक्नॉइड, और उसके नीचे वाली परत को हम क्या कहते हैं, पिया मीटर कहते हैं। अब देखिए, मेनिंजीज का काम क्या है, इस परत का काम क्या है। जब हमको कभी चोट लग जाती है, सर पे कोई चोट लग गया, तो ये क्रैनियम तो रोकने का काम ही करता है, लेकिन उसका जो धक्का होता है
जो आता है उसे ये मेनिंजीज जो गद्दी कहते हैं, ये गद्दी क्या करती है, उससे हमारे ब्रेन को रोकने का काम करती है। अब मान लो कि जब चोट लग गई बहुत ज्यादा, क्रेनियम तो सह लिया, लेकिन क्रेनियम के बाद मेनिंजीज पे जब धक्का लगा तो इसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, चोट लग जाती है, चोट लगने के कारण उसमें सड़न हो जाती है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमारे मेनिंजीज में इन्फेक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं मेनिंजाइटिस कहते हैं। उस इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, जब हमारे इस मेनिंजीज में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। और किसका इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें जो होता है कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर जाती हैं, जैसे आपका हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये जो मेनिंजाइटिस है, कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर जाती हैं जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और बैक्टीरिया है जैसे निसेरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो गया, नाइसेरिया हो गया, दिख रहा है ना आप लोगों को, नाइसेरिया हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी हो गया। इनसे जो है हमारे मेनिंजीज वाले लेयर में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया उसमें ग्रो करने लगती है, या नाइसेरिया बैक्टीरिया ग्रो करने लगती है, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया ग्रो करने लगती है, जिनके ग्रो करने के कारण हमारे मेनिंजीज में सड़न होने लगती है, इन्फेक्शन हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। उस रोग को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। और अब इसके बाद हम बता रहे थे कि ये मेनिंजीज की जो लेयर होती है वह 3 लेयर की होती है, जिसे हम पहले बाहरी लेयर को हमने कहा ड्यूरामीटर, बाहरी वाले जो लेयर है उसे हमने ड्यूरामीटर कहा। देखिए अगर हम एक करें तो ये जो सबसे बाहरी लेयर है ये क्या है, ड्यूरामीटर है। अब गोल सही से नहीं हो पाया तो हम क्या करें, अंडा ही समझ लीजिए, आलू समझ लीजिए, उसके जो बीच वाली लेयर है उसको हमने अरेक्नॉइड कह दिया, और जो इसके और जो नीचे वाली लेयर है उसको हमने पियामीटर कह दिया। बाहर वाली लेयर ड्यूरामीटर हो गया, बीच वाली लेयर अरेक्नॉइड हो गया, और उसके नीचे वाली लेयर को हमने पियामीटर कह दिया। अब देखिए ये जो ड्यूरामीटर और अरेक्नॉइड के बीच में जो खाली स्थान होता है, जो ड्यूरामीटर और अरेक्नॉइड के बीच में जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान को सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। इस खाली स्थान को सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। इसी प्रकार से ये अरेक्नॉइड और पियामीटर के बीच में जो खाली स्थान होता है इसे हम सब अरेक्नॉइडल स्पेस कहते हैं। सब अरेक्नॉइडल स्पेस कहते हैं। देखिए जो मैमल्स होते हैं, जितने भी मैमल्स हैं, सभी मैमल्स की बात करें तो सभी मैमल्स के मेनिंजीज में 3 लेयर पाई जाती हैं। लेकिन एक प्रश्न पूछा गया है जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया में ये तीनों लेयर नहीं पाई जाती हैं। तो ये प्रश्न पूछता है कि एम्फीबिया के अंदर, एम्फीबिया के मेनिंजीज में कितनी लेयर होती हैं। तो एम्फीबिया के मेनिंजीज में केवल 2 लेयर पाई जाती हैं। यहाँ पे आपका ड्यूरामीटर और पियामीटर। एम्फीबिया के मेनिंजीज में केवल 2 लेयर पाई जाती हैं, ड्यूरामीटर पाई जाती हैं और पियामीटर पाई जाती हैं। ये अरेक्नॉइड की लेयर नहीं पाई जाती है। तो पूछा गया प्रश्न कि अरेक्नॉइड की लेयर किसमें नहीं पाई जाती है, तो एम्फीबिया के मेनिंजीज में अरेक्नॉइड की लेयर नहीं पाई जाती है।
और इसके बाद देखिए जो ये हमारा जो मेनिंजेस है और क्रेनियम, इसके बाद हमारे ब्रेन के चारों तरफ और स्पाइनल कार्ड के चारों तरफ एक लिक्विड पाया जाता है, एक टिश्यू फ्लूइड पाया जाता है। हमारे ब्रेन के चारों तरफ या हमारे स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ, इसे आपने लिख लिया होगा, मिटा देता है, इसके चारों तरफ एक लिक्विड पाया जाता है, टिश्यू फ्लूइड पाया जाता है, जिसे हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जिसको हम एक नाम से जानते हैं CSF। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के चारों तरफ एक फ्लूइड पाया जाता है, एक द्रव्य पाया जाता है, जिसे हम CSF या इसे हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। अब यह सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड काम क्या करता है? जैसे हमने कहा कि अगर हमारे मस्तिष्क पे चोट लग गया या हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे चोट लग गया तो क्रेनियम रोकने का काम करता है। अब क्रेनियम जब भाई कोई मारा, ये दबा, तो कुछ धक्का हमारे मेनिंजेस पे पहुंचने से पहले मेनिंजेस तो रोकता है, उसके बाद ब्रेन तक पहुंचने से पहले ये उस ब्रेन के ऊपर ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, एक गीला द्रव्य होता है। ये क्या करता है, अगर मेनिंजेस भी उस घाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो अंत में वह चोट, वह धक्का हमारे ब्रेन तक न पहुंच पाए, उसको रोकने के लिए हमारे ब्रेन के चारों तरफ और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड उस शॉक को, उस धक्के को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है और उसको ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, यह शॉक एब्जॉर्बर होता है। ये जो शॉक एब्जॉर्बर होता है, क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, शॉक को एब्जॉर्ब कर देता है। दूसरी बात भाई, हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन चाहिए। जब भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा तो एक्सक्रीशन भी करेगा। तो इसी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर न्यूट्रिशन ब्लड के द्वारा जो न्यूट्रिएंट जाते हैं, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन का काम होता है, एक्सक्रीशन का काम होता है। अब कहेंगे भाई ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आता कहां से है? तो हमारे ब्रेन में दो प्लेक्सस होते हैं, दो भाग होते हैं। एक का नाम है ACP, एक का नाम है, क्या दिख रहा है, एक का नाम है ACP, जिसे हम कहते हैं एंटीरियो सी पे हो गया कोरोइड प्लेक्सस। और एक का नाम है PCP। एक हो गया आपका ACP और दूसरा हो जाएगा आपका PCP, जिसे कहते हैं पोस्टीरियो कोरोइड प्लेक्सस। ACP और PCP जो एंटीरियो कोरोइड प्लेक्सस है और पोस्टीरियो कोरोइड प्लेक्सस, ये ब्रेन के दो भाग हैं, वहीं से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की उत्पत्ति होती है। तो हमारे जो एंटीरियो कोरोइड प्लेक्सस और पोस्टीरियो कोरोइड प्लेक्सस से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की उत्पत्ति होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ ब्रेन। पार्ट ऑफ ब्रेन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको कैसा लगा वीडियो, पढ़ाने का तरीका, अगर कोई समझने में कोई दिक्कत हो या आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, जिसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे और आपको और बेहतर और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे
हमारा उत्साह बढ़े और हम और अच्छा कुछ करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद।